माननीय सदस्य सुदीप कुमार सोनू जी, मान्यवर, इस दूसरे पाली में अनंत कुमार ओझा जी हैं, तैयार रहिए। सदन की इस दूसरी पाली में जिस दृश्य को आपका भी है, आपका भी नाम है, आपका भी नाम है, आप आसन पर जाए ना। जिस दृश्य को झारखंड की विधानसभा और झारखंड प्रदेश की जनता का नाम हमारे पास आया है। झारखंड प्रदेश की जनता देख रही है। निश्चित रूप से आसन पर जाइए। मान्य आदरणीय वरिष्ठ साथी सीपी सिंह साहब के, सीपी बाबू आसन पर जाए। महाभारत के प्रकरण का जिक्र आपको काफी मानता, आसन पर जाए। चलिए बोलिए। मान्यवर, पितामह भीष्म का जो उदाहरण हमारे अग्रज सीपी सिंह साहब ने दिया, उसको सुने बगैर चले जा रहे हैं। मैं तो अभिभावक से अपेक्षा रखता हूं कि अभिभावक उनको सुने। मान्यवर, यह सदन और इस सदन का प्रांगण, एक मिनट, क्या सूचना है सुन लीजिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा चर्चा कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी इसी बात को मैंने यहां सदन के अंदर रखने का काम किया था। आपकी जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है, वो आप भी समझ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इसके पहले मैंने इसीलिए कहा था अध्यक्ष महोदय कि हमारे सदस्य भी आपसे कह रहे हैं कि भाई ये कृषि बिल कहां है। यदि आप महंगाई पर, कृषि के आगे बिल सबको नहीं जोड़ते और चर्चा कराते तो आज विपक्ष के माननीय सदस्यों का आपत्ति, काला ड्रेस पहन के आने की जरूरत नहीं थी अध्यक्ष महोदय, और न कोई आपत्ति करने का नैतिक अधिकार था। लेकिन ये नैतिक अधिकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए सरकार को नहीं दोषी दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैं इसलिए कह रहा हूं, दर्द इस बात का है अध्यक्ष महोदय, जब वो आसन जब कलंकित होता है अध्यक्ष महोदय ना, जब आसन कलंकित होता है तो मन के अंदर दर्द होता है। इसलिए कि आलमगीर आलम साहब नहीं है अभी, वो भी इसी विधानसभा का अध्यक्ष रहे हुए, मैं भी रहा हूं अध्यक्ष महोदय। कम से कम मैं मानता हूं, और मैंने भी कहा था सदन के अंदर, आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप किसी दल के सदस्य हैं। लेकिन जब सदन के अंदर आते हैं और आसन पर बैठते हैं अध्यक्ष महोदय, तो वहां आपकी भूमिका न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर, ये होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन आंख बुनकर आप एक कृषि बिल पर आप जो है मान्य सदस्य, मैंने आसन से, एक मिनट, मान्य सदस्य, हमने ये बिल आया कहां से? ये विषय आया कार्य मंत्रणा के बैठक से। तो कार्य मंत्रणा के बैठक में अगर हम लोगों ने सर्वसम्मति से या बहुमत से इस विषय को हम लोगों ने ग्रहण किया, उस समय अगर कोई विरोध होता या आपत्ति होता या उस समय का कुछ विशेष विषय आता तो आज इसका कुछ अलग होता। लेकिन कार्य मंत्रणा में इसका कोई विरोध नहीं हुआ। तो माननीय सदस्य सीपी बाबू, वो भी आसन पर रहे हुए व्यक्ति हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं आप बताइए। आसन और इसमें आसन का कलंकित होने का बात कहां तक है? अब जो कार्य मंत्रणा में निर्णय हुआ और उसी निर्णय के आलोक में मैं सब चल रहा हूं, सदन चल रहा है, आसन चल रहा है, इसमें सदन का है। अब आप रोड में, रास्ता में या कहीं पर अगर इस तरह का बात बोल दें तो उसको हम कार्य मंत्रणा के जो निर्णय है उसको कैसे झुटलाएं? अध्यक्ष, क्या हमारे पास उसका अधिकार है? यही बात है। हो गया सुदीप जी, हो गया। अभी आपका विषय आएगा तो बोलेंगे। चलिए मान्यवर, विपक्षी साथियों से आग्रह होगा
कि सदन को कम से कम ऑर्डर में रख के बोलने का मौका तो दीजिए। अरे कृषि कानून काले हैं, काला कपड़ा पहन के आप क्या है उन काले कृषि कानूनों को उजला कर पाएंगे? यह झारखंड की विधानसभा संवेदनशील विधानसभा है, जिसमें केंद्र के काले कानूनों के खिलाफ स्पंदन होगा। यह सदन संवेदनाएं व्यक्त करेगा। यह सदन यह कहेगा कि जबरिया बहुमत की जिस ताकत का आपने इस्तेमाल करके, जबरिया बहुमत की जिस ताकत का इस्तेमाल करके ऑर्डिनेंस के माध्यम से आपने देश पर यह काला कानून थोपा है, वो आपके काले कपड़े पहनने से उजला नहीं हो जाएगा। मान्यवर, जिस सदन में आचरण की दुहाई देते हैं हमारे वरिष्ठ अभिभावक गार्जियन सीपी सिंह साहब, और जिस भीष्म पितामह का जिक्र करते हैं मान्यवर, उस संदर्भ में कुरुसभा में कुलवधु द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो सही अग्रज चुप बैठे हुए थे। आज जिस तरीके से सदन में विरोध करके चर्चा को विराम देना चाहते हैं, वो इनकी मंशा को दर्शाता है कि कृषि कानूनों पर, महंगाई के ऊपर चर्चा इनकी विफलताओं की झारखंड की जनता के सामने चर्चा है, इसलिए नहीं चाहते हैं कि यह चर्चा होने दीजिए सीपी बाबू, होने दीजिए सीपी बाबू, होने दीजिए। आप अपना बात को रखें ना, बोलिए बोलिए माननीय सदस्य, बोलिए। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है मान्यवर कि न तो इन्हें सदन में चर्चा करके बिल पारित कराना है, न झारखंड की विधानसभा में अगर इनके कुकृत्यों पर चर्चा हो रही है तो उन कुकृत्यों के बारे में सुन पाने का इनको धैर्य है। मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूं मान्यवर, ये कृषि बिल किसानों के हितों को अनदेखी करते हुए जो लाया गया और जिस तरीके से विभिन्न समाचार माध्यमों के माध्यम से किसानों के हित में इस बिल को होना दिखाया गया है, अगर माननीय सदस्यों के पास तर्क हैं जो ये बता सके कि यह बिल किस तरीके से किसानों के हित का रहा है, तो इन्हें चर्चा में भाग लेना चाहिए और अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हुए यहाँ बताना चाहिए कि यह बिल किस तरीके से किसानों के पक्ष में है। मान्यवर, जिस एपीएमसी मंडी की बात करते हैं, ये जिस सेवेंथ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करते हैं मान्यवर, उस 7EC एक्ट को शिथिल कर दिया गया मान्यवर। ये 7EC एक्ट नहीं था मान्यवर कि इस कोरोना काल में जब अनाज की आवश्यकता सरकारों को थी तो उस अनाज की पूर्ति सरकारी गोदामों से हो पाई थी। मान्यवर, इनकी यह मंशा थी कि होर्डिंग के लिए जो 7EC एक बड़ा कवच था, उस कवच को इन्होंने हटा दिया और कारपोरेट घराने को असीमित होर्डिंग करने का अधिकार दे दिया। मान्यवर, जब ये बिल प्रस्तुत कर रहे थे तो वो समय भी जो चुना गया था वो कोरोना काल का समय था। उस कोरोना काल में बगैर चर्चा, बगैर किसी बात के इस बिल को लाने का मायने ही सिर्फ यही था कि ये लोग इस देश के किसानों को कारपोरेट घरानों के हाथ में बेचने और गिरवी रखने का काम कर रहे थे। मान्यवर, जिस एपीएमसी मंडी की बात ये करते हैं मान्यवर, पड़ोसी राज्य बिहार ने 2006 में एपीएमसी के तहत मंडियों को बंद कर दिया। आज स्थिति यह है कि इन 16 वर्षों में बिहार के जो किसान हैं वो एमएसपी जो 1950 रुपए की एमएसपी है, 1100-1200 रुपया प्रति क्विंटल धान बेचने के दर पर धान बेचने को मजबूर हैं। जो गेहूं की फसल होती है, व्यापारी बाहर के आकर उसको खरीद कर ले जाते हैं और एमएसपी का कहीं कोई जिक्र और कहीं कोई नाम नहीं है। मान्यवर, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है मान्यवर कि सरकार, इनकी नीतियां इस देश को बेचने की। इन लोगों ने मान्यवर रेल बेच दिया,
इन लोग मान्यवर बैंक बेच दे रहे हैं, ये लोग मान्यवर कृषि क्षेत्र को भी बेचने की तैयारी कर चुके हैं। आज 116 से ज्यादा दिन हो गए किसान बैठे हुए हैं दिल्ली में, लेकिन मान्यवर इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। इसलिए इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है क्योंकि जिनके इशारे पर यह कृषि बिल लाए गए हैं उसकी हरी झंडी नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि किसान भाई हमारे गलती कर रहे हैं कि वो दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। अरे उनको तो बंबई जाना चाहिए जहां सरकार का आका बैठा हुआ है और उस आका के घर के दरवाजे के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए, जल्दी सुनवाई हो जाती। मेरी बातों से अगर आप सहमत है तो आप भी साथ में नारा लगा दीजिए भाई। मान्यवर हर एक कदम, हर एक एक्ट, हर एक के पीछे इनकी मंशा कारपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने की होती है। आप याद करेंगे मान्यवर, प्रधानमंत्री फसल बीमा का बड़ा जोर शोर से नाम लिया गया। मान्यवर मैं झारखंड का उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंश्योरेंस कंपनियों को 466 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार की तरफ से किया गया। और मान्यवर यह जानकर सदन को आश्चर्य होगा कि सिर्फ 77 करोड़ रुपया का भुगतान मान्य सदस्य विरोध करने का तरीका बहुत तरह का हो सकता है। ऐसा नहीं, ये विरोध करने का तरीका ठीक नहीं है। इसमें मान्यवर कृषि कानूनों में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का शब्द जोड़ा गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वही शब्द है मान्यवर जिसको मोटे तौर पर अगर समझने की जरूरत है तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने जिस महाजनों के खिलाफ आंदोलन करके खेत और किसानी को आजाद कराया था, ये लोग फिर वही करने जा रहे हैं। मान्यवर ये लोग फिर से कारपोरेट घराने को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर जमीनों को किसानों को बेचने के लिए बाध्य करवाने जा रहे हैं। ये वापस से उसी महाजनी व्यवस्था के पैरोकार आज सदन में जनता तक, झारखंड की जनता तक सच्चाई को जाने से रोकने के लिए लोग खड़े हैं। मान्यवर तो उनको पढ़ देंगे। मान्यवर परेशानी इस बात की है कि जब इस देश के गद्दी पर, इस देश के नेतृत्व में कोई नेता बैठा होता तो वो जनता के सवालों पर संवेदनशील होता। नेतृत्व करने की क्षमता वाला नेता अगर इस देश की गद्दी पर बैठा होता तो निश्चित रूप से अपने देश के अन्नदाताओं के तकलीफ और परेशानी को सुनकर वो इस बात के लिए चला आता कि किस वजह से और कैसे करके इसका संशोधन किया जा सकता है। मान्यवर लीडर शब्द नेतृत्वकर्ता का ही बना हुआ है। अगर वो लीडर होते तो जनता के दुख तकलीफ के प्रति संवेदनशील होते। लेकिन मान्यवर इस सदन में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गलती से इस देश का नेतृत्व किसी लीडर के हाथ में नहीं है। मान्यवर एक डीलर के हाथ में है जो कारपोरेट घरानों की डीलिंग कराता चल रहा है और देश के सारे संसाधनों को उस कॉर्पोरेट घराने को बेचने का प्रयास कर रहा है। मान्यवर मुझको बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि हिटलर के सेनापति गोएबल्स ने यह कहा था कि यदि असत्य को बारंबार दोहराया जाए तो वो सत्य के करीब हो जाता है। और मुझको यही लगता है कि उसी की शिक्षा, उसी की प्रेरणा से ये लोग असत्य को दोहराकर झारखंड की जनता को गलत संदेश देना चाहते हैं। मान्यवर सच्चाई सुनने का साहस अगर हो, सच्चाई सुनने का अगर साहस हो, मान्यवर सच्चाई सुनने का अगर साहस होता तब तो अपनी सीट पर बैठकर ये बात सुन पाते। लेकिन मान्यवर इनके कपड़ों के जैसा इनका दिल भी काला है और उसी काले दिल के चलते ये सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं। मान्यवर मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं मान्यवर कि अगर धैर्य है, जिस कृषि कानूनों की आप खूबी बताते थकते नहीं थे, आज सदन माननीय सदस्य आप जनप्रतिनिधि हैं, रिपोर्टिंग टेबल पर न बैठे। आपका आसन यहाँ
आरक्षित है, आप रिपोर्टिंग टेबल पर न बैठे। मान्य सदस्य बोलिए। मान्यवर, आखिर आप भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग क्या करेगा? आपका भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो कौन रिपोर्टिंग करेगा? रिपोर्टिंग टेबल ही ना करेगा, क्या उसको बाधित कर रहा है? बोलिए मान्य सदस्य। मान्यवर, आपका भी रिपोर्टिंग नहीं हो सकेगा ना, आपका विरोध प्रदर्शन का रिपोर्टिंग नहीं हो सकेगा। मान्य सदस्य समझा करिए। बैठिए अपने आसन पर बैठिए। सुदीप जी बोलिए। सोनू जी, सदन में बहस नहीं करना, सदन में सत्ता पक्ष की बातों को अनसुना करना और येन केन प्रकरण से सदन को तो छोड़ दीजिए, आसन को कलंकित करने का जो प्रयास ये करते हैं, ये ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं जो इस देश ने, इस राज्य ने कभी नहीं देखा। हमें ये नहीं समझ में आता है मान्यवर कि जीएसटी के विवाद में राज्यों की जो स्थिति इन्होंने कराई, कोल ब्लॉक के आवंटन का जो परिस्थिति पैदा हुआ, शिक्षा नीति के बाद अब ये कृषि कानून इस देश के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। मान्यवर, यही तानाशाही जो आज यहाँ ये दिखा रहे हैं, यही तानाशाही भारत सरकार ने अनुच्छेद 123 के तहत प्रदत्त विशेष शक्तियों का हवाला देते हुए अध्यादेश लाकर इन कृषि कानूनों को स्थापित कराया है। और आज ये लोग सदन को बाधित करके क्या संदेश देना चाहते हैं, इनसे ही पूछा जाना चाहिए। मान्यवर, जमाखोरी को जायज ठहराने के लिए 7EC का संशोधन करते हैं। मान्यवर, आज स्थिति यह बन जाएगी कि किसान के पास तो भंडारण की व्यवस्था ही नहीं है, किसान तो भंडारण कर ही नहीं सकता है। जब किसान भंडारण नहीं कर सकता है, मंडियां होंगी नहीं, एपीएमसी की मंडियां बंद हो चुकी होंगी, ये बाजार को बेच चुके होंगे, तो स्थिति ये बनेगी मान्यवर कि मोबाइल बनाने वाला, कार बनाने वाला, पाव रोटी बनाने वाला, बिस्किट बनाने वाला अपने प्रोडक्ट के ऊपर दाम लिखता है और तय करता है। मान्यवर, और इन लोगों ने उस अन्नदाता के इस अधिकार को छीनने का प्रयास किया है जो गेहूं, चावल या खाद्यान्न उपजाकर अपने हिसाब से अपने उत्पाद का मूल्य नहीं तय कर सकता है। उत्पाद का मूल्य तय करने का अधिकार ये लोग चंद कारपोरेट घराने को देना चाहते हैं। मान्यवर, जिसके चलते आज देश का किसान सड़कों पर है और इस देश का हर समझदार व्यक्ति आज ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ये कारपोरेट कंपनियों के हवाले होते उस देश को देखकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। मान्यवर, मान्य सदस्य अब कंक्लूड करें। मान्यवर, मैं कंक्लूड ही करना चाहूंगा चूंकि जिस तरीके का सदन की स्थिति कर दी है। मान्यवर, सदन में जब देश का सर्वोच्च पद यह कहता है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, तब इस जोर से चिल्लाए हुए ठीक है मान्यवर, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा सभा कृषि कानूनों को खारिज करते हैं और मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन को बहुमत से कृषि कानूनों के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित करके भेजना चाहिए और महंगाई की स्थिति में पेट्रोल डीजल के तमाम दामों को बढ़ाकर जो बुरा किया है लोगों ने, जनता को संदेश देना चाहिए। मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य आनंद कुमार ओझा जी, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 263(1) के तहत चलते बजट सत्र में दिनांक 5/3/2021 से 19/3/2021 तक कुल 101 निवेदन स्वीकृत हुआ है। यदि सदन की सहमति हो तो इसे संबंधित विभाग भेज दी जाए। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 23 मार्च 2021 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।